ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका के मुंह से अपना नाम सुनते ही प्रभास अचानक ही बात करते हुए रुक गया और बड़े ही ध्यान से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने देखा कि प्रभास अपनी आंखें बीच बीच में झपका रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभास को देखने में कोई परेशानी हो रही थी। कुछ देर तक अनिका को घूरने के बाद प्रभास ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं जानता। फिर यह कैसे हो सकता है कि तुम मुझे जानती हो? तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त मैं कितने खतरनाक एक्सीडेंट से बचकर आया हूँ। क्या तुम्हें पता है मुझे भगवान ने बचाया है, ऊपर वाले ने बचाया है मुझे। यह नया जीवन मुझे सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। यह कहने के बाद अचानक ही प्रभास की आंखें झुक गई और फिर हल्की आवाज में प्रभास अपने आप से बातें करते हुए कहने लगा, मगर इस जन्म में मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है जिसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। अनिका ने फिर से प्रभास की आंखों में आंखें डालकर पूछने की कोशिश की। प्रभास ने अनिका की तरफ अपनी पीठ घुमा दी और मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, ऐसी गलतियां जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। मैंने सुना है कि वह हर इंसान को अपनी गलती की सजा देता है। आज वह मुझे अपनी गलती की सजा देने आया था, मगर मेरी गलती की सजा कई मासूम लोगों को मिली है। ऊपर वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि प्रभास आखिर क्या बड़बड़ा रहा था। अब तक अनिका ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि प्रभास आम आदमियों जैसा नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था कि प्रभास पूरी तरह से पागल था, मगर प्रभास का दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक भी नहीं था। अनिका ने प्रभास का एक हाथ पकड़कर अपनी ओर प्रभास को घुमाने की कोशिश की, मगर अनिका का स्पर्श होते ही प्रभास ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अनिका से कहा, ऐ लड़की, दूर रहो मुझसे। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। प्रभास का हुलिया देखकर प्रभास की बात मैच नहीं हो रही थी। प्रभास ने काफी सारे कपड़े पहन रखे थे जो बीच बीच से फटे हुए थे। अनिका ने सोचा कि हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से प्रभास के कपड़े फटे हो, मगर फिर भी प्रभास के हुलिये से यह कहना बहुत मुश्किल था कि वह काफी पैसे वाला था। प्रभास ने अपने आप से बातें करते हुए कहा, पता नहीं लोग मुझे क्या समझते हैं। यह लोग जानते नहीं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। कई सालों पहले मैं एक बहुत बड़ी औरत के लिए काम किया करता था। वह मुझे बहुत पैसे देती थी, मगर फिर भी मेरे पैसों की भूख नहीं मिटी। मैंने और पैसे कमाने के लिए एक ऐसा काम किया जिसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। प्रभास किसके बारे में बात कर रहा था? क्या वह औरत की बात कर रहा था? वह अनिका की मां स्वाति मल्होत्रा थी। और अनिका यह भी समझना चाहती थी कि आखिर प्रभास ने वह पैसे कहां से कमाए थे। अनिका ने प्रभास के आगे आकर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। प्रभास ने अनिका से नजर हटाते हुए कहा, तुम क्या समझती हो? इतनी आसानी से मैं बता दूंगा कि वह पैसे मैंने कहाँ छुपा कर रखे हैं? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वह पैसे मैंने अपने पुराने घर में छुपा कर रखे हैं। आज ऊपर वाले ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया है कि मुझे समझ में आ गया कि यह पैसा वैसा कुछ नहीं है। इंसान की जान तो ऊपर वाला किसी भी वक्त अपने एक इशारे पर ले सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपना सारा रुपया पैसा दान कर दूंगा। हाँ, गरीब जरूरतमंद मेरे पैसे से 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे। यही मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। हाँ, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। अपने सारे पैसे दान कर दूंगा। प्रभास अपने ही मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। प्रभास को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह धीमी आवाज में अपने आप से बातें कर रहा था, मगर उसका अपने वॉल्यूम पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए उसके मन में चल रही बातें वह जोर जोर से बोल रहा था। आसपास खड़ी नर्स भी अब प्रभास की बातों से काफी परेशान हो गई थी। हॉस्पिटल में इस वक्त उन्हें और भी बहुत काम था। जब उन्होंने देखा कि पेशेंट को डॉक्टर अमृता अटेंड कर रही थी तो वह सारी नर्स अपने काम पर लग गई। प्रभास लगातार ऊंची आवाज में बस यही कहता रहा, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। जैसे ही प्रभास हॉस्पिटल कॉरिडोर के कोने में रखी एक बेंच पर जाकर बैठा, अनिका ने प्रभास के ठीक सामने खड़े होकर पूछा, क्या तुम स्वाति मल्होत्रा को जानते हो? स्वाति मल्होत्रा का नाम कानों पर पड़ते ही प्रभास ने अपनी नजर झुका ली।
और वह लगातार अपने शरीर को हिलाता हुआ जमीन की ओर देखने लगा। इससे पहले कि अनिका दोबारा प्रभास को वही सवाल पूछती, अचानक ही हॉस्पिटल की कॉरिडोर में शोर मचना शुरू हो गया। कई सारे लोग एक नेता के नाम के नारे लगाते हुए अंदर आ गए। हॉस्पिटल में शोर इतना बढ़ गया था कि अब यह हॉस्पिटल कम और किसी पॉलिटिकल रैली का मैदान ज्यादा लगने लगा था। उस नेता के सपोर्टर्स ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया था और अपने नेता का समर्थन करते हुए पेशेंट के रिश्तेदारों को सहानुभूति देने लगे। वह लोग पेशेंट के रिश्तेदारों को यह कहना चाहते थे जो रोड एक्सीडेंट हुआ था उसके बदले और उस मरने वालों को उसके नेता की तरफ से कंपनसेशन मिलेगा। ऐसी दुर्घटना आखिर क्यों हुई, इस बात की जांच भी करवाने में उसका नेता लोगों की मदद करेगा। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि लोग पॉलिटिकल समर्थन पाने के लिए ऐसी नाजुक वक्त पर अपने फायदे के लिए लोगों के आंसू पोंछने का नाटक क्यों करते थे। फिर वह नेता धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे की ओर बढ़ने लगा। नेता और उसके समर्थक धीरे धीरे अनिका से दूर होने लगे। जैसे ही अनिका ने अपना चेहरा बेंच की ओर घुमाया, अनिका यह चौंक गई कि प्रभास वहां नहीं था। अनिका हड़बड़ाकर यहाँ वहां देखने लगी, मगर प्रभास उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी देर में प्रभास गायब कैसे हो गया था। तभी अनिका के कानों पर किसी के सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी। अनिका भी तेजी से उस आवाज का पीछा करने लगी। अनिका ने देखा कि प्रभास तेजी से सीढ़ियां उतरने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने प्रभास का पीछा करने की कोशिश की। प्रभास पीछे मुड़े बगैर आगे की तरफ दौड़ लगाने लगा। तभी अचानक प्रभास किसी अनजान आदमी के साथ टकराया। टकराने की वजह से प्रभास के शरीर को जोर का झटका लगा और वह नीचे जमीन की ओर गिर गया। अनिका ने जल्दी से आकर प्रभास को सहारा देते हुए उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। जो इंसान प्रभास से टकराया था उसने प्रभास की ओर देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम भी उसी बस में थे जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है? प्रभास ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, हाँ, मगर आप क्या जानते हैं कि आज बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ऊपर वाले ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। देखो, इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद मेरे शरीर पर एक खरोच भी नहीं आई है। उस आदमी को यह कहते हुए प्रभास गोल गोल घुमाने लगा। उस आदमी ने प्रभास का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? प्रभास ने उस आदमी की ओर बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखा और कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं एक बहुत धार्मिक आदमी हूँ? मैंने सिर्फ ऊपर वाले का ध्यान किया है और हर बार अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगी है, मगर आज भगवान ने इस बात का सबूत दे दिया है कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है और इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि मेरे पास जो करोड़ों रुपये हैं वह सारे के सारे रुपये मैं दान कर दूंगा। प्रभास की इस बात पर हंसते हुए प्रभास के सामने खड़े आदमी ने कहा, आज तो सचमुच तुम पागल हो गए हो, इतना बड़बड़ा रहे हो। हमेशा खामोश रहने वाला आदमी इतना बोल रहा है, इसका मतलब है जरूर एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग का कोई असर हुआ है। अपने आप को पैसे वाला कहते हो? अरे तुम मेरे यहाँ पर एक मजदूर हो। अगर तुम इतने पैसे वाले होते और तुम्हारे पास करोड़ों रुपये होते तो क्या तुम मेरे लिए मजदूरी करते? चलो अब होश में आओ या फिर डॉक्टर से चेकअप करवाओ, जरा पता तो चले कि तुम्हारे दिमाग की क्या गड़बड़ी हो गई है। उस आदमी की बात सुनकर अनिका ने हैरानी से उस आदमी से पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? उस आदमी ने अपने एक हाथ से प्रभास को सहारा देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, यह मेरे लिए काम करता है, मजदूर है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया कि यह किसी बस एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, इसलिए मैंने इसे खुद देखने चला आया। मगर मुझे लगता है कि एक्सीडेंट की चोट सीधे इसके दिमाग पर हुई है और इसलिए आज इतना बड़बड़ा रहा है, पर पता नहीं ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहा है। यह आदमी हमेशा ही बिल्कुल चुपचाप रहता है, पता नहीं आज क्यों इतना बड़बड़ा रहा है। मुझे तो यकीन है कि एक्सीडेंट में इसके दिमाग को गहरी चोट पहुंची है। अनिका ने भी अभी अभी प्रभास को जो सारी बातें सुनी थी उससे अनिका को काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। अनिका एक बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर प्रभास 20 साल पहले उसकी माँ के लिए काम करता था तो उसकी तनख्वाह भी लगभग बूढ़े बाबा जितनी ही होगी, और अगर बूढ़े बाबा के पास करोड़ों रुपये नहीं थे तो प्रभास के पास करोड़ों रुपये कहाँ से आए थे। अनिका तो यकीन के साथ यह भी नहीं कह सकती थी कि इस वक्त प्रभास ने जो बातें कही थी वह सच थी या प्रभास के मन में कोई कहानी थी। अनिका ने प्रभास की ओर देखकर कहा, देखिए
प्रभास अंकल, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, जरा देखिए मेरी ओर। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने यह शक्ल पहले कभी देखी है? प्रभास अनिका से नजर चुराता रहा। वह लगातार अपने आप के साथ कुछ न कुछ बातें कर रहा था। तभी अचानक प्रभास के सामने खड़े आदमी ने अनिका को रोकते हुए कहा, अरे यह क्या कह रही हैं? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इस आदमी का नाम प्रभास नहीं है, इसका नाम तो प्रताप है, और यह तो मेरी यहाँ एक मामूली मजदूर है। इस बात पर उस आदमी का हाथ झटकते हुए प्रभास ने कहा, मजदूर नहीं, नहीं मजदूर नहीं, मैंने तो काफ़ी पढ़ाई की है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ। यह कहने के बाद प्रभास अपने मन ही मन फिर से कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी ही कही हुई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अनिका ने अचानक अपने पास खड़ी एक नर्स से कहा, एक काम करो, अभी के अभी इनके लिए एक सीटी स्कैन अरेंज करवाओ। तभी अचानक प्रभास ने अनिका और उस नर्स को रोकते हुए कहा, मुझे सीटी स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ऊपर वाले ने बचा लिया है, मेरे शरीर पर एक खरोच भी नहीं है। अनिका ने पहले जब प्रभास के साथ बात की तब उसे ऐसा लगा कि शायद प्रभास की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और इसलिए वह इस तरह से बातें कर रहा था। मगर प्रभास को मिलने आए आदमी ने जब अनिका से कहा कि वह ज़्यादातर शांत रहता था, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जरूर एक्सीडेंट के बाद प्रभास के दिमागी संतुलन में कोई बदलाव आया था और इसलिए इंटरनल इंजरी को चेक करने के लिए प्रभास का सीटी स्कैन करना बहुत जरूरी था। मगर प्रभास सीटी स्कैन करने के लिए राजी नहीं था। उसने नर्स और वार्ड बॉय के साथ जाने से इनकार कर दिया। तभी अनिका ने प्रभास से कहा, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ब्रेन हेमरेज का क्या मतलब होता है। प्रभास ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ब्रेन हेमरेज के कारण इंसान में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है और उसके दिमाग में तरह तरह के केमिकल्स बना और फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उसका दिमाग काफ़ी तेज दौड़ने लगता है या तो काफ़ी धीमे दौड़ने लगता है। दोनों ही सूरत में पेशेंट को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर ठीक समय पर डायग्नोसिस ना हो तो ब्रेन हेमेज का इलाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्रभास के ठीक बगल में खड़ा उसका साथी प्रभास की यह सारी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा मजदूर जिसे वह कई महीनों से जानता था, वह अचानक इस तरह की बातें कैसे करने लगा था। आसपास खड़े सभी लोग प्रभास को फटी हुई आंखों से देखने लगे। प्रभास के हुलिया को देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेडिकल साइंस और ह्यूमन बॉडी के बारे में इस तरह के इंसान को इतना नॉलेज हो सकता था। अनिका अब तक जान चुकी थी कि हो ना हो उसके सामने खड़ा हुआ शख्स वही इंसान था जो सालों पहले उसकी मां के लिए काम किया करता था। उसका नाम प्रताप नहीं बल्कि प्रभास था। अनिका ने प्रभास का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो इस वक्त आपका सीटी स्कैन होना बहुत जरूरी है। प्रभास को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गया था। धीरे धीरे प्रभास ने अपना एक हाथ उठाकर अपने सर पर रखा। प्रभास की उंगलियों में उसे गर्म पानी जैसा कुछ महसूस होने लगा। जब प्रभास ने धीरे से अपनी उंगलियां अपने सर से निकालकर उंगलियों की ओर देखा तब उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगलियों में खून लगा था। अनिका ने भी प्रभास की उंगलियों में लगा खून नोटिस किया। अनिका ने प्रभास से कहा, जल्दी चलिए, आपका इलाज करना बहुत जरूरी है। प्रभास मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मेरा बचना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा मुझे मिलकर रहेगी। वह पैसा मैं दान करना चाहता था, मगर मुझे लगता है वह पैसा वहीं कमरे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। ऐसे पैसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बार प्रभास को अपनी ओर घुमाकर अनिका ने पूछा, आप यह किसकी बात कर रहे हैं? क्या आप सालों पहले जिस औरत के लिए काम करते थे उसका नाम स्वाति मल्होत्रा था? प्रभास के कानों पर फिर से जब स्वाति मल्होत्रा का नाम पड़ा तो प्रभास सुन रह गया। प्रभास अनिका को देखने की कोशिश कर रहा था। प्रभास की आंखों की पुतलियां काफी स्थिर हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रभास साफ साफ कुछ देख नहीं पा रहा था। मगर प्रभास ने बड़े ही ध्यान से पहली बार अनिका के चेहरे को देखने की कोशिश की। अपनी आंखों को कई बार झपकाने के बाद प्रभास अचानक ही अपने कदम अनिका से पीछे बढ़ाने लगा। अनिका की ओर देखकर प्रभास ने कहा, बॉस आप आ गए? आप अब तक जिंदा हैं? प्रभास अनिका से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए प्रभास का हाथ पकड़कर अनिका ने उससे कहा,
मैं स्वाति मल्होत्रा नहीं हूँ, मैं अनिका हूँ, अनिका गुलेरिया। यह नाम कानों पर पड़ते ही प्रभास ने अपने पीछे बढ़ते हुए कदम रोक लिए और फिर से धीरे से अनिका के चेहरे पर हाथ रखते हुए प्रभास ने कहा, तुम अनिका हो? तुम तो बिल्कुल मैडम की तरह दिखती हो। प्रभास ने अनिका को ऊपर से नीचे देखा और फिर अचानक अनिका से कहा, तुम काफी दुबली पतली हो गई हो, मगर दुबली होने के बाद तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती हो। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैडम खुद मेरे सामने पाप का हिसाब लेने आई हैं। प्रभास की बातें सुनकर अनिका हैरान हो गई। प्रभास की बातों से यह साफ था कि प्रभास अनिका को भी अच्छी तरह जानता था। प्रभास ने अभी अभी यह कहा था कि दुबली होने के बाद वह बिल्कुल स्वाति मल्होत्रा जैसी लगती थी। इसका मतलब साफ था कि प्रभास अनिका को तब से जानता था जब वह काफी मोटी हुआ करती थी, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि प्रभास उसके बारे में और कितनी राज जानता था। अनिका ने प्रभास को कस के पकड़ रखा था, मगर धीरे धीरे प्रभास को अपने आप पास सब कुछ दिखाई देना बंद हो चुका था। वह चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाला था, तभी प्रभास के साथी और आसपास खड़े वार्ड बॉय ने प्रभास को पकड़ लिया और पास की बेंच पर बिठा दिया। अनिका जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था। अनिका ने प्रभास की घुटनों के पास बैठकर प्रभास से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था? ऐसा लग रहा था जैसे प्रभास के कानों पर अनिका की आवाज तो पड़ रही थी, मगर अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह प्रभास के दिमाग तक नहीं पहुंच रहा था। प्रभास मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा था, मेरे पापों की सजा मुझे जरूर मिलकर रहेगी। वह लोग मेरा पीछा करके यहाँ तक आए हैं, उन लोगों की वजह से काफी मासूम लोगों की जान गई है। वह लोग तो मुझे मारने आए हैं, फिर इतने मासूम लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? प्रभास की बात सुनकर अनिका शॉक हो गई। अनिका ने प्रभास से पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के बारे में बात कर रहे हैं आप? क्या उसी गैंग के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए स्वाति मल्होत्रा काम किया करती थी? जरा बताइए मुझे, प्रभास आपको मारना कौन चाहता है? जरा बताइए प्रभास। वह अभी भी अनिका की बातें समझ नहीं पा रहा था। वह मन ही मन अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, मैंने मैडम को धोखा दिया है, मगर मैंने धोखे से जो पैसे कमाए थे वह मेरे ही किसी काम के नहीं आए। अब वह उसी कमरे में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। मैंने जिन लोगों के साथ मिलकर मैडम को धोखा दिया वही लोग आज मुझे मारने आए हैं। प्रभास के सर से खून बहता हुआ उसके गले तक पहुंच चुका था। अनिका जानती थी कि अब उसके पास वक्त बहुत कम रह गया था। वह अपनी जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े राज को प्रभास के मुंह से सुनना चाहती थी। प्रभास उसकी आखिरी उम्मीद था जो उसे अपने अतीत और अपनी माँ की जिंदगी के बारे में कुछ बता सकता था। अनिका ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए प्रभास से पूछा, जरा बताइए मुझे, कौन थे वह लोग? जरा मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। क्या मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को? क्या आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? अनिका के चेहरे की और फटी हुई आंखों से देखते देखते प्रभास ने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। वार्ड बॉय और बाकी आसपास खड़े लोग प्रभास की छाती पर धीरे धीरे हाथ घुमाने लगे ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो। लगातार अनिका की ओर देखते हुए प्रभास ने कहा, मगर वह लोग जानते नहीं हैं कि मेरी किस्मत हमेशा मेरे साथ चलती है। मुझे मारने आए वह लोग यह बात नहीं जानते थे कि मरने से पहले मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। अनिका ने प्रभास का हाथ पकड़कर उसे कहा, देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है और यह बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बस किसी तरह कुछ देर और आपको अपने आप से लड़ना होगा। अपने दिमाग को काबू में रखकर मुझे सच्चाई बतानी होगी। आपके एक बयान से कई जिंदगियां तबाह होने से बच सकती है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर आप मुझे सच्चाई बताएंगे तो उनसे लड़ने में मुझे ताकत मिलेगी और कई मासूम लोग फिजूल अपनी जान गंवाने से बच जाएंगे। हालांकि प्रभास गहरी सांसें ले रहा था। वह जानता था कि अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह सच था। अगर अनिका को सच बताने से पहले प्रभास की मौत हो गई तो हो सकता है कि सच्चाई जाने बिना अनिका को उनसे लड़ने में काफी परेशानी होती। धीरे धीरे प्रभास के आसपास की दुनिया उसे घूमती हुई नजर आने लगी थी, मगर प्रभास ने किसी तरह अपनी सांसों पर काबू किया और अपने शरीर की पूरी हिम्मत लगाकर प्रभास एक साथ पिछली जिंदगी याद करने लगा। प्रभास, सुधाकर और बूढ़े बाबा, जिनका असली नाम राघव था, वह तीनों स्वाति मल्होत्रा की वफादार थे। स्वाति मल्होत्रा उन तीनों पर काफी भरोसा करती थी और तीनों की तनख्वाह भी काफी अच्छी थी
मगर प्रभास और सुधाकर से ज्यादा स्वाति को राघव पर भरोसा था और राघव भी स्वाति के लिए अपनी जान भी दे सकता था। स्वाति जब उस खूंखार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर मनाली पहुंची तो राघव, प्रभास और सुधाकर तीनों स्वाति और अनिका की हिफाजत करने के लिए छिपकर दुश्मनों पर नजर बिठाए थे। स्वाति जान चुकी थी कि दुश्मनों से लड़ना अभी इतना आसान नहीं था, मगर वो किसी तरह अपनी बच्ची अनिका को बचाना चाहती थी। अनिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी तीनों पर छोड़कर स्वाति अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठी। जब राघव को पता चला कि उस खतरनाक गैंग के लोग किसी भी वक्त अनिका और उसके दूसरे 2 साथियों तक पहुंच सकते थे, तब राघव ने अपने साथियों और अनिका को बचाने के लिए दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन लोगों ने भी राघव पर ऐसा हमला किया कि राघव पूरी तरह से झुलस गया और हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादाश्त गंवा बैठा। जब राघव की कोई खबर सुधाकर और प्रभास को नहीं आई, तब उन्हें लगा कि राघव की मौत हो गई थी। वह दोनों भी अब आजाद होकर अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए, मगर कुछ ही दिनों बाद उस खतरनाक गैंग के लोगों ने प्रभास को ढूंढ निकाला। प्रभास की फैमिली को गन पॉइंट पर रखकर उन लोगों ने प्रभास से यह सारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर स्वाति मल्होत्रा का आगे का प्लान क्या था। अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए प्रभास ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। प्रभास ने यह भी बता दिया कि स्वाति ने यह प्लानिंग की थी कि अनिका 20 साल की उम्र की हो, उससे पहले उसे किसी भी तरह बच्चे को जन्म देना होगा, तभी उसकी जान बच सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन के बदले प्रभास को क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी पैसे भी मिले थे, मगर प्रभास उन पैसों को पाकर भी कभी पैसों को खर्च नहीं कर पाया, क्योंकि उन पैसों को देखते ही प्रभास को अपनी गद्दारी की याद आती थी। उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। उस खतरनाक गैंग के आदमी ने एक दिन आकर प्रभास से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभास को इस बात का ख्याल रखना हुआ कि किसी तरह अनिका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे। अनिका की प्रेगनेंसी की प्लानिंग ठीक उसी तरह चलेगी जिस तरह स्वाति ने सोचा था, बस प्रभास को उसमें एक छोटा सा बदलाव करना होगा। उससे इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह अनिका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे। जब उस ऑर्गेनाइजेशन के कहने के मुताबिक प्रभास ने सारा प्लान एग्जीक्यूट किया, तब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रभास अब किसी काम का नहीं रहा था। इसलिए प्रभास को ख़त्म करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग प्रभास के पीछे पड़ गए। यह वही वक्त था जब प्रभास चांदनी को मनाली के रास्ते में मिला था। चांदनी ने प्रभास को उस लोगों के हमले से बचाया था, जिसके बदले में प्रभास ने चांदनी को वह फार्मूला दिया था जिससे एक औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सके। प्रभास के दिमाग में एक के बाद एक उसकी दुनिया से जुड़ी सारी पुरानी बातें घूमने लगी। प्रभास की सांसें काफ़ी तेज होने लगी थी। अनिका जानती थी कि अब वक्त बीतता जा रहा था। अनिका ने प्रभास के कंधे पर हाथ रखकर प्रभास से कहा, देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, जरा मेरी ओर देखने की कोशिश कीजिए। प्रभास की आंखें ऊपर चढ़ने लगी थी। अनिका को एहसास होने लगा था कि अब किसी भी वक्त प्रभास का दिमाग काम करना बंद कर सकता था। अनिका ने प्रभास के गाल कसकर पकड़ लिए और प्रभास से कहा, जरा देखिए मेरी ओर, बताइए मुझे कि आखिर मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को। प्रभास अनिका की बात सुनने के बाद और भी तेजी से सांस लेने लगा। प्रभास ने कसकर बेंच का एक कोना पकड़ लिया था। प्रभास जानता था कि वह किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता था, मगर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर प्रभास ने अपने आप को बेंच पर टिका रखा था। प्रभास को अनिका की प्रेगनेंसी को लेकर कुछ बातें याद आने लगी। प्रभास मन ही मन सोचने लगा कि हालांकि वह खतरनाक अंडरवर्ल्ड के लोग यह चाहते थे कि अनिका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे, मगर प्रभास अनिका के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था, क्योंकि अगर अनिका ने 3 बच्चों को जन्म दिया होता तो यह अनिका के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था। तभी प्रभास के कानों पर अनिका की बात पड़ने लगी। अनिका प्रभास से लगातार पूछ रही थी, जरा बताइए मुझे, मैंने उससे रात जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को? प्लीज इस बात का जवाब दीजिए मुझे। तेज सांसें लेते हुए प्रभास ने अनिका की ओर देखा और कहा, तुमने उस रात जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। यह कहने के बाद प्रभास अचानक अपना बैलेंस घुमाकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरे प्रभास को देखकर अनिका हैरानी से कॉरिडोर में रखी बेंच पर गिर गई। आसपास खड़े हॉस्पिटल के लोग दौड़कर जमीन पर गिरे प्रभास की मदद के लिए आ गए। प्रभास के नाक और कान से भी अब खून बहने लगा था।
अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इंटरनल ब्लीडिंग से गुजरने वाले लोगों की हालत में अचानक ही बदलाव आ जाता था और एक बार उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाए तो उन्हें बचाना काफी मुश्किल हो जाता था। अनिका को प्रभास ने एक बहुत बड़ा झटका दिया था। अब तक अनिका यही समझती रही थी कि अलेक्जेंडर हो न हो अनिका और रोहित का बेटा था और उस रात अनिका ने आर्यन और रिया के साथ साथ एक तीसरे बच्चे को भी जन्म दिया था। मगर कहीं न कहीं प्रभास की खुलासे के बाद अनिका को मन ही मन काफी दुख भी होने लगा था। अनिका ने अलेक्जेंडर की आंखों में एक ऐसा बच्चा देखा था जिसे अनिका मन ही मन अपना बेटा मान चुकी थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि चाहे अलेक्जेंडर का डीएनए स्ट्रक्चर रोहित और अनिका के डीएनए स्ट्रक्चर से मैच नहीं हो रहा था, मगर अलेक्जेंडर को दिए गए पावर ड्रग के कारण उसके डीएनए स्ट्रक्चर में इस तरह का बदलाव आया था। अनिका काफी कॉन्फिडेंट थी कि राजलक्ष्मी जरूर एक न एक दिन अलेक्जेंडर के ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर तक जरूर पहुंच जाएगी, जिससे यह साबित हो जाएगा कि अलेक्जेंडर अनिका और रोहित का ही बेटा था। मगर प्रभास ने जब अनिका से कहा कि उसने उस रात सिर्फ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो अनिका अचानक ही जैसे अंदर से टूट गई थी। अनिका को आज भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी से जुड़ी अतीत की क्या सच्चाई थी। जमीन पर गिरे प्रभास को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन पूरा किया था और अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। लोग उसे बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करने लगे थे। अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकलकर अनिका ने लोगों की भीड़ से रास्ता बनाया और जमीन पर गिरे प्रभास के पास आकर बैठ गई। प्रभास की सांस धीमी धीमी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रभास की आंखें काफी भारी होने लगी थी। प्रभास को जब इस बात का एहसास हुआ कि अनिका उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश कर रही थी, तो प्रभास ने कहा, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, मेरा काम पूरा हो चुका है। अनिका ने प्रभास की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। प्रभास को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। स्वाति के साथ प्रभास ने धोखा किया था, मगर उस खतरनाक गैंग के लोगों ने प्रभास के परिवार को टारगेट बनाया था। अपने परिवार को बचाने के लिए प्रभास ने स्वाति को धोखा दिया था, मगर किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि जिस परिवार के लिए प्रभास ने अपने मालिक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था, उस परिवार को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया कि देखते ही देखते प्रभास का पूरा परिवार एक के बाद एक प्रभास को छोड़कर मौत के हवाले होने लगे। उस वक्त प्रभास को इस बात का एहसास हुआ कि अगर स्वाति जिंदा होती तो शायद वह ऐसी खतरनाक बीमारी से भी प्रभास के परिवार को बचा सकती थी। प्रभास को पूरा यकीन था कि स्वाति के हाथों में जादू था। वह अपनी टैलेंट के जरिए मुर्दों में जान डाल सकती थी। मगर अफसोस, जिस परिवार के लिए प्रभास ने स्वाति को धोखा दिया था, उस परिवार को बचाने वाली स्वाति ही इस दुनिया से चली गई थी। अनिका ने अस्पताल के स्टाफ से कहा, इन्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आती हूँ। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने बड़े ही ध्यान से प्रभास को एक स्ट्रक्चर पर लिटाया और उसे तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगा। स्ट्रक्चर के पीछे दौड़ रही अनिका को अभी भी प्रभास की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अनिका को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जरूर प्रभास से कोई गलती हुई थी। अनिका ने अलेक्जेंडर की आंखों में जो देखा था वह गलत कैसे हो सकता था, मगर अब सच्चाई जानने के लिए प्रभास का बचना बहुत जरूरी था। अनिका की जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई अब प्रभास की सांसों के साथ जुड़ी थी और अनिका इतनी जल्दी प्रभास की सांसों की डोर टूटने नहीं दे सकती थी। ऑपरेशन थिएटर में पूरे 24 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद अनिका ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। अनिका की आंखों के नीचे सूजन साफ साफ दिखाई देने लगी थी। अनिका के साथ साथ राजलक्ष्मी भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। अपने केबिन की ओर जा रही अनिका का रास्ता अचानक ही बूढ़े बाबा ने रोक लिया। अनिका ने बूढ़े बाबा को इस तरह अपने कमरे से बाहर देखकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनिका अच्छी तरह जानती थी कि बूढ़े बाबा का चेहरा जिस तरह से झुलसा हुआ था, यह देखकर काफी लोग घबरा सकते थे, खासकर बच्चे। अगर बूढ़े बाबा को इस तरह अस्पताल में घूमता हुआ देख ले तो हो सकता था कि वह उन्हें कोई भूत प्रेत समझकर डर जाए। अनिका ने बूढ़े बाबा को अपने केबिन के अंदर ले जाते हुए कहा, आपको अपने कमरे में आराम करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपके ट्रीटमेंट पूरी हुए, इतनी जल्दी आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए। बूढ़े बाबा लगातार अनिका को घूरते रहे। अनिका जान चुकी थी कि जरूर बूढ़े बाबा ने अंदाजा लगा लिया था कि उनका पुराना साथी प्रभास
इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में था। अनिका का अंदाजा सही निकला। बूढ़े बाबा ने अनिका से पूछा, क्या हुआ है प्रभास को? क्या वह जिंदा रह पाएगा? अनिका ने अपनी नजरें झुकाते हुए बूढ़े बाबा से कहा, हाँ, वैसे फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर उम्मीद तो है कि उनकी जान बच जाएगी। जैसे ही अनिका ने के मुंह से बूढ़े बाबा ने यह बात सुनी, उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, गलत किया तुमने। प्रभास को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे सब पता है कि उसने किस तरह बॉस को धोखा दिया था, और ऐसे गद्दार की सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, एक दर्दनाक मौत। अचानक ही बूढ़े बाबा को गुस्सा आ गया था, जिससे उनकी सांसें तेज होने लगी। अनिका ने उन्हें पास ही पड़े चेयर पर बिठाया और कहा, आपको इतना एक्साइट नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो हो सकता है कि फिर से आप किसी तकलीफ में पड़ सकते हैं। बूढ़े बाबा भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर फिर से उन्हें किसी दिमागी दर्द से गुजरना पड़ा तो हो सकता है कि इस बार अनिका उन्हें बचा न पाए। इसलिए अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बूढ़े बाबा ने अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या कहा प्रभास ने तुम्हें? तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को? अनिका जान चुकी थी कि बूढ़े बाबा जरूर अनिका से कोई बात छुपा रहे थे। उनकी सवाल पूछने के तरीके से भी अनिका को ऐसे लगने लगा था जैसे बूढ़े बाबा नहीं चाहते थे कि अनिका ने 3 बच्चों को जन्म दिया हो यह बात सच निकले। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, प्रभास ने मुझे कहा मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। यह बात सुनते ही बूढ़े बाबा ने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। अनिका के ठीक बगल में खड़ी राजलक्ष्मी को भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे प्रभास और बूढ़े बाबा दोनों अनिका से कोई बात छुपा रहे थे। वह लोग अनिका को किसी अनजान खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे। राजलक्ष्मी ने अनिका के साथ मिलकर प्रभास का ऑपरेशन किया था। प्रभास की अनिका के साथ जो भी बातें हुई थी वह सारी बातें राजलक्ष्मी भी अच्छी तरह जान चुकी थी। बूढ़े बाबा कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने लगे। अनिका ने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बाबा, क्या ऐसी कोई बात है जो आप मुझे छुपा रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे जाननी चाहिए? बूढ़े बाबा ने टॉपिक घुमाते हुए अनिका से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो उस प्रभास पर इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने हमारी बॉस को धोखा दिया था। अगर उसने शायद धोखा ना दिया होता तो हो सकता था कि हमारी बॉस आज भी हमारे बीच जिंदा होती। अनिका जान चुकी थी कि बूढ़े बाबा टॉपिक से अनिका को भटकाना चाहते थे, मगर वह यह भी जानती थी कि इस वक्त उनकी दिमागी कंडीशन काफ़ी नाजुक थी। अगर अनिका ने उन्हें किसी बात को लेकर फोर्स किया तो हो सकता है कि उनकी एक्साइटमेंट की वजह से उनके दिमाग पर स्टेट बढ़ जाए और फिर से उन्हें कोई दिमागी दौरा पड़े। और अनिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। राजलक्ष्मी ने अपना ऑपरेटिंग कोट उतारते हुए अनिका से पूछा, बॉस, क्या लगता है आपको? क्या मुझे अलेक्जेंडर का डीएनए टेस्ट जारी रखना चाहिए या अब कोई ज़रूरत नहीं है? अनिका जानती थी राजलक्ष्मी पहले से काफ़ी ओवरलोडेड थी काम से। अगर अनिका को कहीं ना कहीं अभी भी इस बात का विश्वास नहीं था कि अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं था, इसलिए अनिका ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा, देखो, अभी भी मुझे शक है कि सच अब तक हमारे सामने नहीं आया, और जब तक सच बाहर नहीं आता सच को ढूंढने की कोशिश भी हमें अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। आई होप तुम मेरी सिचुएशन समझ सकती हो। राजलक्ष्मी ने हमेशा ही अनिका से ऑर्डर लिए थे, मगर आज उसे अपनी बॉस की बातों में एक रिक्वेस्ट नजर आ रही थी, और राजलक्ष्मी अनिका को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, डोंट वरी, जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे मैं कोशिश जारी रखूंगी। राजलक्ष्मी के जाने के बाद अनिका बूढ़े बाबा के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। अनिका के कंधे झुके हुए थे और अनिका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। बूढ़े बाबा जानते थे कि अनिका अपनी जिंदगी से जुड़ी सच्चाई जानना चाहती थी, मगर वह मजबूर थे, और वह अब तक यह भी जान चुके थे कि अनिका को पता लग गया था कि बूढ़े बाबा और प्रभास उससे कुछ बातें छुपा रहे थे। बूढ़े बाबा अपनी जगह से उठकर अनिका की ओर गए। कांपते हुए हाथ अनिका के कंधे पर रखकर बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, देखो, तुम मेरे बॉस की बेटी हो। इस नाते से मैं और तुम्हारा रिश्ता एक नौकर और मालिक का है, मगर उम्र के लिहाज से तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। अनिका ने अपना सर झुकाए रखा और बूढ़े बाबा की बात का जवाब देते हुए कहा,
परेशान तो मैं हूँ जब तक मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सच्चाई के बारे में जान नहीं लेती। तब तक यह परेशानी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर मेरे साथ साथ चलती रहेगी। और सच्चाई यह है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मगर आप मुझे सच्चाई बताना नहीं चाहते। बूढ़े बाबा अनिका के बिल्कुल बगल में बैठकर कहने लगे, तुम्हें जो जानना था उसका जवाब तुम्हें मिल चुका है। प्रभास ने तुमसे कह तो दिया कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका ने बूढ़े बाबा की ओर देखकर कहा, मगर मुझे नहीं लगता कि यह सच है। बूढ़े बाबा अब जान चुके थे कि ज्यादा देर तक वह अनिका के सवालों से बच नहीं सकते थे। इसलिए बूढ़े बाबा ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि हाँ, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो अब तक तुम नहीं जानती। मगर मेरी मालिक और तुम्हारी माँ स्वाति का यह हुक्म था कि जब तक तुम इतनी ताकतवर नहीं हो जाती कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना अकेले ही कर पाओ, बिना किसी सहारे के, बिना किसी मदद के, मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता। अनिका को लगा कि फाइनली बूढ़े बाबा इस बात को मानने के लिए तैयार हुए थे कि वह अनिका से उसकी जिंदगी से जुड़ी कई बात छुपा रहे थे। अनिका ने यह बात सुनते ही बूढ़े बाबा की ओर देखकर कहा, मगर मैं अब काफ़ी ताकतवर हो चुकी हूँ। मेरा मतलब है मैं अपने आप को और अपने परिवार को संभाल सकूं। इतनी शक्ति है मुझ में। आप मुझे सच्चाई बता सकते हैं। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी अच्छी डॉक्टर हो, मगर सिर्फ इतना होना ही काफ़ी नहीं। तुम किसी एक चीज़ में अच्छी होने से अपने आप को ताकतवर नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हारा जो दुश्मन है वह हर तरह से काफ़ी ताकतवर है। तुम्हारी माँ भी एक बेहतरीन साइंटिस्ट थी। दवाइयों के आविष्कार के बारे में अगर कोई भी चीज़ जाननी हो तो तुम्हारी माँ से बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं था। मगर इतनी खतरनाक दुश्मनों से लड़ने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था। और भी कई चीज़ थी जहाँ वह कमज़ोर थी, और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी इस कमजोरी का शिकार बने। जब तक तुम हर मायने में ताकतवर नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हें वह सच्चाई नहीं बता सकता। अनिका बूढ़े बाबा की बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई थी। हो सकता है स्वाति ने ही बूढ़े बाबा को यह नसीहत दी थी कि जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि अनिका दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती, तब तक वह अनिका को सच्चाई न बताए। मगर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इससे ज़्यादा ताकतवर होने का वह क्या सबूत दे सकती थी कि वह एक चैंपियन रेसर ड्राइवर थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट में से एक थी। वह न सिर्फ दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी, बल्कि अनिका अब दुनिया की सबसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में से भी एक थी। आज के ज़माने में ताकतवर होने का इससे बड़ा सबूत वह और क्या दे सकती थी। अनिका आज बूढ़े बाबा से अपनी जिंदगी से जुड़ी हर सच्चाई जानना चाहती थी। अनिका की सब्र का बांध टूट चुका था। अब वह समझना चाहती थी कि आखिर स्वाति ने यह किस तरह का ट्रेजर हंट बिठाया था अपनी बेटी के लिए। कहीं न कहीं अब अनिका को इस बात से भी इरिटेशन होने लगी थी कि अपनी ही जिंदगी को जानने के लिए उसे दूसरों से दी हुई जानकारी पर निर्भर रहना पड़ रहा था। मगर आज वक्त आ गया था कि उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात की सच्चाई पता चले। वह कौन थी, उसे किसके लिए खतरनाक लोगों से बचाया जा रहा था, वो रोहित के बच्चों की मां कैसे बनी, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को जन्म दिया था, स्वाति कौन थी और उसकी असली प्लानिंग क्या थी। अनिका अपनी माँ की जिंदगी से जुड़े हर पहलू को जानना चाहती थी। अनिका ने बूढ़े बाबा की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो बाबा, अब मैं कोई बच्ची नहीं रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि ना मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, बल्कि यह भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर मुझे कार चलाने की कंपटीशन में उतारा जाए तो यकीनन वह कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। ना सिर्फ मैं जूडो कराटे में खतरनाक से खतरनाक खिलाड़ी को कुछ ही पल में जमीन पर पटक सकती हूँ, बल्कि यह भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट भी मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अनिका ने एक के बाद एक वो सारी चीज बताई जिससे बाबा को यकीन हो गया कि अनिका दुनिया की नंबर 1 रेसर, सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट, सबसे खतरनाक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और यकीनन दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी। मगर अनिका की सारी बातें सुनने के बावजूद
बूढ़े बाबा कहीं न कहीं यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अनिका अभी भी इतनी मजबूत हुई थी कि उसे सच्चाई बता दी जाए। बूढ़े बाबा का झुलसा हुआ चेहरा देखकर भी अनिका यह समझ पा रही थी कि बूढ़े बाबा काफी परेशान थे। बूढ़े बाबा लगातार अपनी पलकें झपका रहे थे। बूढ़े बाबा ने फिर अचानक अनिका से कहा, यह सारी चीज तो ठीक है, मगर खतरनाक और खूंखार लोगों से लड़ने के लिए तुम्हें भी खतरनाक और खूंखार होना पड़ेगा। मगर तुम तो एक कांच की गुड़िया जैसी लड़की हो, इतने खतरनाक लोगों का तुम मुकाबला कैसे कर पाओगे? अगर उनसे मुकाबला करना हो तो तुम्हें भी उन्हीं की दुनिया में रहकर उन जैसा ताकतवर बनना होगा। अनिका के पास अब बूढ़े बाबा को तसल्ली देने का एक आखिरी पत्ता बाकी था। अनिका ने बूढ़े बाबा से कहा, अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैंने कुछ साल पहले स्टॉक मार्केट में ऐसी खलबली मचाई थी जिससे मुझे करोड़ों का फायदा हुआ था। इस बात से मुझसे इम्प्रेस होकर इंपीरियल ग्रुप के लीडर और अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर द किंग ने मुझे पर्सनली इंटरनेट के जरिए अप्रोच किया था। मुझे इंपीरियल ग्रुप का मेंबर बनाया गया। किंग का नाम सुनकर खुद बूढ़े बाबा भी हैरान रह गए। बूढ़े बाबा इंपीरियल ग्रुप के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और किंग के बारे में भी होश में आने के बाद बूढ़े बाबा ने काफ़ी रिसर्च कर रखी थी। वह जानते थे कि इस समय अगर अंडरवर्ल्ड में कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान था तो वह था द किंग। इंपीरियल ग्रुप के बारे में बूढ़े बाबा कई सालों से जानते थे और इस बात को लेकर भी हैरान थे कि अनिका उस ग्रुप की मेंबर थी। बूढ़े बाबा जानते थे कि इंपीरियल ग्रुप का मेंबर बनना इतना आसान नहीं था। इसका मतलब साफ था कि अनिका उस हर क्वालिटी में पास हो गई थी जो साबित कर सके कि अनिका अब काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी। बूढ़े बाबा मन ही मन सोचने लगे कि क्या यही वह सही समय था कि जब अनिका को सच्चाई बता देनी चाहिए। अनिका लगातार बूढ़े बाबा को फोर्स करती रही कि वह उसे सच्चाई बता दे, मगर बूढ़े बाबा बिना कुछ कहे बस यहाँ वहाँ देखते रहे। फिर अचानक अनिका की बात काटते हुए बूढ़े बाबा ने अनिका से पूछा, क्या तुम द किंग को पहले कभी मिली हो? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं उनसे पर्सनली तो नहीं मिली, मगर मुझे यह लगता है कि वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। मैंने पिछले 5 या 6 सालों से उनकी ग्रुप की मेंबर हूँ। अब तक तो उन्होंने मुझे कोई काम सौंपा नहीं है, मगर अपनी हर मीटिंग में वह मुझे इनवाइट जरूर करते हैं। मैं भी उनकी हर मीटिंग बड़े ही ध्यान से अटेंड करती हूँ। इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जैसे पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। अगर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में किंग मुझे हिस्सा बनाते हैं, इसका मतलब तो साफ है कि उन्हें मुझ पर जरूर भरोसा है। बूढ़े बाबा ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका से कहा, देखो, तुम्हारी जंग जिन लोगों से है वह लोग दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं। अगर उनसे तुम्हें लड़ना है तो सिर्फ तुम्हारा अकेले का ताकतवर होना काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर किंग जैसा कोई आदमी तुम्हारा साथ देता है तब तुम जरूर उनसे लड़ सकती हो, मगर सवाल यह है कि क्या किंग तुम्हारी इस जंग में तुम्हारा साथ देगा? न तो किंग से तुम्हारा कोई रिश्ता है और ना ही तुम और किंग एक दूसरे को पर्सनली जानते हो। अगर तुम किंग को तुम्हारी इस लड़ाई में अपना साथी बना सकती हो तो जरूर तुम इस काबिल हो जाओगी कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग का सामना कर सको। किंग न सिर्फ इंपीरियल ग्रुप का लीडर था बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था, मगर वह यह नहीं जानती थी कि आज इंपीरियल ग्रुप का मेंबर होने का उसे इतना बड़ा फायदा हो सकता था। अनिका ने बूढ़े बाबा की ओर देखकर कहा, अगर मैं आपको कहूँ कि वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या आप मुझे सच्चाई बताएंगे? बूढ़े बाबा अनिका की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गए। वो इस परेशानी से जूझ रहे थे कि क्या वाकई ही अनिका ने जो दावे किए थे वह सच थे। ज़्यादातर दावों का आसानी से पता किया जा सकता था, मगर किंग के साथ मिलकर क्रिस्टोफर और उसकी गैंग को टक्कर देने वाली बात का बूढ़े बाबा के पास कोई सबूत नहीं था। मगर बाबा जानते थे कि बिना सच्चाई जाने अनिका मानने वाली नहीं थी। बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, देखो, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह हजम कर पाना इतना आसान नहीं है। सच्चाई हमेशा राहत पहुँचाने वाली नहीं होती है। कभी कभी अपनी ही जिंदगी से जुड़ी सच्चाई जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हर सच फायदा पहुँचाए ये जरूरी नहीं होता। कुछ सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर यह सच किसी जहर से कम नहीं है।
जब बूढ़े बाबा ने यह बात कहने के बाद अनिका की आंखों में देखा तो उन्हें नजर आया कि अनिका आज किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं थी। अनिका ने जिस बात को जानने के लिए सालों साल इंतजार किया था, आज वह वक्त आ गया था कि वह किसी भी तरह अपनी जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू होना चाहती थी। अनिका ने बूढ़े बाबा से कहा, चाहे जहर ही सही, मगर अगर वह मेरे शरीर का हिस्सा है तो उसे मेरे शरीर में जाना ही होगा। अगर विष पीना ही मेरी किस्मत में है तो आप चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते। अनिका की बातें सुनकर बूढ़े बाबा को पसीना आने लगा था। झुलसे हुए चेहरे पर आज अनिका को परेशानी साफ नजर आने लगी थी। बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यह कहने के बाद अचानक ही बूढ़े बाबा को खांसी आने लगी। बूढ़े बाबा खांसते खांसते सीधे बाथरूम के अंदर चले गए। बाथरूम के अंदर जाते ही बूढ़े बाबा की खांसी की आवाज़ और तेज हो गई। जब अनिका ने बूढ़े बाबा को मदद करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो बूढ़े बाबा ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। वह लगातार वॉश बेसिन के नल से निकल रहा पानी अपने मुंह पर छिड़कने लगे। अनिका को पानी के छिड़कने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे बूढ़े बाबा की खांसी कम हुई। पानी छिड़कने की आवाज़ लगातार तेज होती गई। देखते ही देखते बूढ़े बाबा की खांसी की आवाज़ बंद हो गई, मगर लगातार पानी बहने की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ रही थी। अनिका बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए लगातार बूढ़े बाबा से पूछ रही थी कि क्या उन्हें कोई मदद की ज़रूरत है, मगर जब काफ़ी देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तब अनिका ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ था कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया गया था। अनिका ने तभी चिल्लाकर हॉस्पिटल स्टाफ को बूढ़े बाबा के कमरे में बुलाया। एक दो वार्ड बॉय कमरे के अंदर जाकर अनिका से पूछने लगे, क्या हुआ मैडम, क्या उस पागल बूढ़े ने आप पर हमला करने की कोशिश की? स्टाफ लगातार कुछ कई महीनों से बूढ़े बाबा पर नज़र बनाए हुए थे। वह जानते थे कि बूढ़े बाबा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जब अनिका ने शोर मचाया तब उन्हें लगा कि शायद बूढ़े बाबा ने अपना दिमागी संतुलन खोकर अनिका पर अटैक कर दिया था। अनिका ने उस वार्ड बॉय की बातों का जवाब देते हुए कहा, यह दरवाज़ा अभी के अभी तोड़ दो। अनिका की बात सुनते ही वार्ड बॉय ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को लात मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वार्ड बॉयज ने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। कुछ देर लगातार जोर लगाने के बाद अचानक ही बाथरूम का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। दरवाजे के टूटते ही अनिका दौड़कर अंदर गई। वो यह देखकर हैरान हो गई थी कि बाथरूम के अंदर कोई नहीं था। वॉश बेसिन का नल खुला था और उसमें से लगातार पानी बह रहा था, मगर बूढ़े बाबा अंदर कहीं नहीं थे। अचानक अनिका की नज़र बाथरूम की विंडो पर पड़ी। एक छोटी सी विंडो के कांच टूटकर नीचे गिरे थे। अनिका ने जब उस खिड़की के पास देखा तब उसे एहसास हुआ कि बूढ़े बाबा उस खिड़की से निकलकर भाग चुके थे, मगर अनिका को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बूढ़े बाबा, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, वह इतनी सी खिड़की से आखिर किस तरह कूदकर बाहर निकल गए। वह जानती थी कि बूढ़े बाबा कई सालों पहले स्वाति के लिए काम किया करते थे और अब तक अनिका को इस बात का भी एहसास हो चुका था कि स्वाति के साथ काम करने का क्या मतलब था। इस तरह के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ दुश्मनी मोल लेने के बाद स्वाति किसी आम इंसान पर अपनी सिक्योरिटी का भरोसा नहीं रख सकती थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि हो सकता है कि उस टाइम पर बूढ़े बाबा जरूर किसी जासूस या एजेंट की तरह फिट और चालाक रहे होंगे, मगर पिछले कई दिनों से उनकी जो हालत थी उसे देखकर यह अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि बूढ़े बाबा इस तरह से फरार होने में कामयाब हुए थे। अनिका ने देखा कि विंडो के ठीक बगल में एक पाइप का हिस्सा टूटा हुआ था। अनिका को एक पल के लिए इस बात का भी शक हुआ कि कहीं बूढ़े बाबा को किसी ने किडनैप तो नहीं किया था। अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि क्रिस्टोफर और उसकी आदमी लगातार अनिका और अनिका की जिंदगी से जुड़े लोगों पर नजर बनाए हुए थे। अनिका मन ही मन सोचने लगी, क्या यह भी क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग की कोई चाल थी? अनिका जानती थी कि ज़्यादा देर नहीं हुई थी। हो सकता था बूढ़े बाबा की किडनैपर अब तक अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर नहीं निकले हों। जैसे ही अनिका ने कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाई, अनिका का फ़ोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव हुआ था। अनिका ने जैसे ही वह मैसेज पढ़ने के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन टैप की, वो उस मैसेज को पढ़कर हैरान रह गई।
मैसेज में लिखा था, तुम्हारा अगला कदम होगा इंपीरियल ग्रुप के किंग को अपने विश्वास में लेना। अगर वह तुम्हारे साथ इस जंग में शामिल होता है तब मैं जरूर तुम्हें आगे की सच्चाई बताऊंगा। अनिका मैसेज पढ़कर समझ चुकी थी। यह मैसेज बूढ़े बाबा ने अनिका को भेजा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि पलक झपकती ही बूढ़े बाबा किस तरह से अस्पताल के कमरे से गायब कैसे हो सकते थे, मगर मैसेज ने साफ कर दिया था कि बूढ़े बाबा को अगवा नहीं किया गया था, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से अस्पताल से भागे थे। अनिका जानती थी कि स्वाति और उसकी मौत के बाद भी अनिका को सिक्योरिटी देने वाला शख्स कितना चालाक और काबिल हो सकता है। अनिका ने इस मैसेज का रिप्लाई लिखते हुए बाबा से कहा और पूछा, और अगर मैं किंग को अपनी जंग में शामिल कर दूं तो? बूढ़े बाबा ने इस बात का जवाब लिखते हुए कहा, अपनी माँ की कही हुई बात को हमेशा याद रखना। उसने जो रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए छोड़ी है उसे बार बार सुनना, और मेरी एक नसीहत हमेशा अपने साथ रखना। इस दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना, चाहे वह इंपीरियल ग्रुप का लीडर किंग ही क्यों ना हो। अनिका ने इस बात का जवाब लिखते हुए बूढ़े बाबा से कहा, मगर मैं किंग को अपने साथ इस जंग में शामिल करने के लिए क्या कर सकती हूँ? बूढ़े बाबा ने इस बात का जवाब देते हुए लिखा, किंग इस जंग में तुम्हारे साथ तभी शामिल होगा जब इस जंग में शामिल होने के लिए उसके पास कोई पर्सनल कारण हो। किंग जैसे आदमी इतनी आसानी से किसी का साथ देने के लिए किसी की दुश्मनी मोल नहीं लेते। आखिरकार क्रिस्टोफर की गैंग दुनिया की सबसे पावरफुल अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेना किंग के लिए भी आसान नहीं होगा, और इसीलिए मेरी मानो तो यह बदले की भावना हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो और मिस्टर मारवा के साथ अपने बच्चों को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम पर इन बुरे लोगों का साया भी न पड़े। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। सच्चाई के पीछे जितना भी दौड़ोगे उतना ही तुम अपने आप को और अपने परिवार को खतरे में डालोगी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं आज भी तुम्हारी माँ का वफादार मुलाजिम हूँ। तुम्हारे लिए जो भी काम करना होगा वह मैं जरूर करूँगा, और हाँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े या तुम मुझे कांटेक्ट करना चाहो तो तरीका तुम्हें अच्छी तरह याद है। अनिका जानती थी कि किस तरह उसे न्यूज़पेपर में ऐड देकर बूढ़े बाबा को सिग्नल भेजना था, मगर अनिका जानना चाहती थी कि बूढ़े बाबा अनिका के लिए आखिर क्या करने वाले थे। क्या वो खुद दुश्मनों के साथ अकेले ही लड़ने वाले थे या स्वाति मल्होत्रा का कोई अधूरा काम पूरा करने वाले थे? अनिका ने मैसेज लिखते हुए पूछा, आप क्या करने वाले हैं? अनिका ने मैसेज बूढ़े बाबा को भेज दिया था, मगर बूढ़े बाबा ने अब तक अनिका को रिप्लाई करना बंद कर दिया था। अनिका ने उस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश की, मगर तभी इंटरनल वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए अनिका को एक मैसेज सुनाई दिया, जिसमें यह कहा गया कि अनिका ने जिस नंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की है वह सर्विस में नहीं है। अनिका जानती थी कि अब अगर अनिका को बूढ़े बाबा को कांटेक्ट करना था तो उसका सिर्फ एक ही तरीका था, उसे डिजिटल न्यूज़पेपर में इस तरह की इश्तिहार देनी होगी जिस तरह की इश्तिहार देकर उसने प्रभास को कांटेक्ट किया था। अनिका ने जल्दी से बूढ़े बाबा के कॉल का लोकेशन ट्रेस कर लिया। अनिका दौड़कर अस्पताल से बाहर निकली। अनिका ने जो लोकेशन ट्रेस किया था वह अस्पताल से कुछ ही दूरी पर था। जब अनिका उस लोकेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ शहर का ट्रैफिक जाम था और लोकेशन ठीक सड़क के बीचों बीच शो हो रहा था। अनिका लगातार आसपास से गुजरने वाले लोगों पर नजर बनाई हुई थी। बूढ़े बाबा की शक्ल हजारों लोगों की भीड़ में भी पहचानना काफी आसान था। झुलसा हुआ चेहरा, बिखरे हुए लंबे बाल, लोगों की भीड़ में इस तरह के आदमी को ढूंढ पाना काफी आसान था। मगर लगातार कोशिश करने के बावजूद अनिका बूढ़े बाबा को कहीं देख नहीं पा रही थी। अनिका को कॉल से ट्रेस हुआ लोकेशन तो मिल गया था, मगर बूढ़े बाबा का कहीं पता नहीं था। तभी अचानक अनिका ने देखा कि उस फोन की लोकेशन लगातार बदलने लगी थी। अनिका अपने फोन पर दिख रहे सिग्नल का पीछा करने लगी। लगातार कुछ दूर तक लोकेशन के सिग्नल का पीछा करने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि वह एक गटर की पाइप के ऊपर से गुजर रही थी। अनिका ने हैरान होकर अपने सर पर एक हाथ रखा। अनिका समझ चुकी थी कि बूढ़े बाबा ने अपने फोन से सिम कार्ड निकालकर उस गटर में फेंक दिया था और अब उस सिग्नल का पीछा करने का कोई मतलब नहीं था। बूढ़े बाबा अब इतनी आसानी से अनिका के हाथ लगने वाले नहीं थे। निराश होकर अनिका वाइल्ड लाइफ केयर हॉस्पिटल लौट आई।
कुछ देर बाद राजलक्ष्मी सीसीटीवी कैमरा से कैप्चर हुई सारी वीडियो लेकर अनिका के पास आई। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहकर मैनेजमेंट से बात करके सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी। अनिका और राजलक्ष्मी एक के बाद एक बूढ़े बाबा के कमरे में इंस्टॉल की गई सीसीटीवी से मिली फुटेज देखने लगी। तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जिस दिन से बूढ़े बाबा का दिमागी संतुलन ठीक हुआ था, वह उसी दिन से लगातार अपने कमरे का और हॉस्पिटल का मुआवजा कर रहे थे, ताकि वक्त आने पर वह हॉस्पिटल परिसर से पूरी तरह वाकिफ हो। किसी बेहद चालाक और शातिर जासूस की तरह बूढ़े बाबा ने अपने ही बाथरूम में एक एस्केप प्लान बना रखा था। बाथरूम की विंडो से बाहर जाने का रास्ता बूढ़े बाबा ने पहले से देख लिया था। उन्होंने बाथरूम की विंडो से बाहर जो पाइप लगा था उसके जरिए अपना एस्केप बना किया था। इसका मतलब साफ था कि बूढ़े बाबा को जरूर इस बात का डर था कि क्रिस्टोफर और उसके आदमी किसी भी वक्त बूढ़े बाबा को ढूंढते हुए अस्पताल पहुंच सकते थे। हालांकि रोहित के हॉस्पिटल लाइफ केयर में सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं थी, मगर बूढ़े बाबा यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिस्टोफर की गैंग इतनी खतरनाक थी कि आसानी से भेष बदलकर अस्पताल में अंदर घुस सकते थे। इतनी गहरी प्लानिंग देखकर अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि क्रिस्टोफर और उसके लोग बेहद खतरनाक थे। अनिका ने आज तक कभी क्रिस्टोफर की गैंग को इतना सीरियसली नहीं लिया था। उसे हमेशा लगता था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग अनिका की पहुंच से काफी ज्यादा दूर नहीं थे, मगर जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि स्वाति और उसके वफादार लोग क्रिस्टोफर की गैंग को लेकर इतने सीरियस थे, तब धीरे धीरे अनिका को इस बात का एहसास होने लगा कि उसका मुकाबला किसी देसी बैंक लूटने वाली गैंग के साथ नहीं था, बल्कि दुनिया को तबाह करने का मकसद रखने वाली बेहद खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ था। अनिका और राजलक्ष्मी बूढ़े बाबा की प्लानिंग को देखकर हैरान हो गए। राजलक्ष्मी ने खुद कई महीनों से बूढ़े बाबा की देखरेख की थी, मगर इतने दिनों में कभी राजलक्ष्मी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह बूढ़े बाबा का यह रूप भी देखेगी। अनिका और राजलक्ष्मी दोनों ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए मिली फुटेज को देखकर हैरानी से देख रहे थे। अनिका अब तक समझ चुकी थी बूढ़े बाबा ने जो कुछ भी किया था वह अनिका की सेफ्टी के लिए किया था, मगर अनिका अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि चाहे खतरा अनिका आसपास ही था, मगर वह इस खतरे को कैसे पहचाने और बूढ़े बाबा अनिका को इस खतरे से दूर रखने के लिए क्या करने वाले थे। बूढ़े बाबा की बातों से अब यह बात बिल्कुल साफ था कि बूढ़े बाबा अनिका से कुछ छुपा रहे थे और बूढ़े बाबा यह सब कुछ सिर्फ अनिका की सेफ्टी के लिए कर रहे थे। स्वाति ने बूढ़े बाबा को जो काम सौंपा था वह काम अभी भी जारी था। बूढ़े बाबा अनिका की हिफाजत कर रहे थे। अनिका ने आज तक अपने आप को कभी इतना मजबूर नहीं समझा था। अनिका हमेशा ही यह सोच रखती थी कि वह अपना और अपने परिवार का आसानी से ख्याल रख सकती थी, मगर बूढ़े बाबा की बातें सुनने के बाद आज जिंदगी में पहली बार अनिका को यह महसूस हो रहा था कि शायद वह अभी भी कमजोर थी और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए आज भी अनिका को किसी की जरूरत थी। तभी अनिका को रोहित का कॉल आया। कॉल कनेक्ट होते ही रोहित ने अनिका से कहा, क्या हुआ, बूढ़े बाबा अस्पताल से भाग निकले? रोहित का सवाल सुनकर अनिका को हैरानी नहीं हुई थी। वह जानती थी कि जब अनिका के कहने पर राजलक्ष्मी ने सिक्योरिटी से सीसीटीवी फोटो मंगवाई थी, तब जरूर सीसीटीवी कैमरा के सिक्योरिटी इंचार्ज ने यह बात चिराग मेहता को बताई होगी और चिराग ने यह बात रोहित से शेयर की होगी। रोहित ने अनिका से कहा, मैं अभी अपने आदमी भेजता हूँ बूढ़े बाबा को ढूंढने के लिए। अनिका ने रोहित की इस बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रोहित अनिका की यह बात सुनकर हैरान रह गया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया? क्या ऐसा कोई सवाल नहीं जिसके बारे में तुम अब भी जानना चाहती हो? ऐसा नहीं था कि अनिका तो अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। वो जानती थी आज भी उसकी जिंदगी के साथ जुड़े कुछ ऐसे राज थे जो बूढ़े बाबा के सीने में दफन थे, मगर वह एक बात अच्छी तरह जानती थी, बूढ़े बाबा अब इतनी आसानी से किसी के हाथ लगने वाले नहीं थे। वह काफी सालों बाद अपनी दिमागी संतुलन वापस पाने में कामयाब हुए थे और अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित के किसी भी दबाव की वजह से बूढ़े बाबा फिर से अपनी यादाश्त खो बैठे। अगर ऐसा हुआ तो अनिका की एक आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए टूट जाएगी। रोहित के सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया है।
मगर हाँ, मेरे सवालों का जवाब देने वाला एक और शख्स मौजूद है इस अस्पताल में। रोहित भी यह बात अच्छी तरह जानता था कि अनिका ने प्रभास का ऑपरेशन करके उसे बचा लिया था, मगर रोहित यह भी जानता था कि ब्रेन हेमरेज के बाद भी ठीक हुए मरीजों को होश में आने के लिए कभी कभी महीनों लग सकते थे। जब रोहित फोन पर अनिका के साथ बात कर रहा था, तब अनिका को बार बार बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी। बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा था कि अगर वह इंपीरियल ग्रुप के किंग के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ने का प्लान बनाती है, तभी वह आगे की सच्चाई जान पाएगी। अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित इस देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। इंपीरियल ग्रुप पर जब भी कोई मीटिंग रखी जाती थी, तब ईगल और टाइगर नाम के दो लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते थे, खासकर तब जब हमारे देश को लेकर कोई समस्या डिस्कस की जाती थी। अनिका जानती थी कि इस देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई दो खानदान थे तो वह थे मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान, और इस लिहाज से हमेशा से अनिका को एक बात का डाउट था कि ईगल और टाइगर और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा और आकाश गुलेरिया थे। अनिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि जो बातें अनिका के मन में चल रही थी, अगर वह सही निकली तो जरूर रोहित इंपीरियल ग्रुप की लीडर किंग को भी जानता होगा। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम मुझे एक आदमी से मिलवा सकती हो? क्या तुम उस तक पहुंचने में मेरी मदद कर सकती हो? रोहित ने अनिका की सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर वह आदमी जिंदा है और इसी प्लेनेट पर है तो मैं किसी भी हालत में उसे तुम्हारे सामने ले आऊँगा। यह मेरा वादा है। तुम सिर्फ अब मुझे बताओ, तुम किससे मिलना चाहती हो? अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इंपीरियल ग्रुप के लीडर किंग का नाम इतनी आसानी से फोन कॉल के जरिए रोहित को बताना ठीक नहीं हुआ। पहले ही अनिका ने क्रिस्टोफर और उसकी गैंग को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वह आगे और कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनिका ने रोहित से कहा, ऐसी बातें फ़ोन पर ना करे तो अच्छा है। मैं तुमसे मिलने आती हूँ, वहीं पर आकर तुम्हें बताऊंगी कि मैं किससे मिलना चाहती हूँ।